Hello students, I am Dr. Mamta, your biology mentor. Welcome to Word Student Scope. Today I will discuss with you the next part of the reproductive health. हम कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स की बात कर चुके हैं, किस तरह से रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी रखी जाती है ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है जी, तो आज हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। हमने कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स डिस्कस कर लिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स हमने डिस्कस कर लिए। अब हम क्या डिस्कस करेंगे? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ, मैंने आपको बताया अनवांटेड प्रेगनेंसीज को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ किए जाते हैं। पर हमने और भी बात की थी कि दीज आर नॉट द रेगुलर मेथड्स टू प्रिवेंट द कंसेप्शन, ये रेगुलर मेथड्स नहीं है। आज हम बात करेंगे मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के बारे में। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को MTPB कहा जाता है। मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को MTPB कहा जाता है, इंटेंशनल और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। इंटेंशनल जो हम अपनी मर्जी से करवाते हैं, इंटेंशन से, और वॉलंटरी टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर फुल टर्म इज कॉल्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और इंड्यूस्ड अबॉर्शन। देखिए, जो इंटेंशनल टर्मिनेशन होती है प्रेगनेंसी की, जो हम प्रेगनेंसी को इंटेंशनली टर्मिनेट करते हैं, हम प्रेगनेंसी कंटिन्यू नहीं करने देते, हम कहते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी पीरियड है इसमें अबॉर्शन करवा लो, जो इंटेंशनल है, या इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहा जाता है, कि अपनी मर्जी से जब हम प्रेगनेंसी को कंटिन्यू नहीं करना चाहते तो उसे कहते हैं मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी और MTP, और इट इज आल्सो कॉल्ड इंड्यूस्ड अबॉर्शन। Nearly 45 to 50 million MTPs are performed in a year all over the world. 45 to 50 million MTPs जो है ये परफॉर्म की जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ कंसीव्ड प्रेगनेंसीज इन ईयर। तो ये जो 45 to 50 million MTPs मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को ये परफॉर्म की जाती हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, जो कितनी है? विच अकाउंट्स टू 1/5 ऑफ द टोटल प्रेगनेंसीज। So obviously medical termination of pregnancy has a significant role in decreasing the population, though it is not meant for that purpose. देखिए, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, जिसे इंड्यूस्ड अबॉर्शन भी कहते हैं, ये एक मेथड है। इट हैज ए सिग्निफिकेंट रोल, इसका बहुत सिग्निफिकेंट रोल है इन चेकिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, लेकिन ये इसके लिए नहीं बना। इसका मतलब ये नहीं है कि अगर हम पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट है उसको कम करना चाहते हैं तो उसके लिए हम क्या कर देंगे, इसका मतलब ये नहीं है इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवा लो, मेडिकली टर्मिनेट करवा लो प्रेगनेंसी को। नो, इट इज नॉट मेंट फॉर दैट पर्पस, बट इट हैज ए significant role in decreasing the population, right? Whether to accept or legalize MTPs or not is being debated upon in many countries due to emotional, ethical, religious है। देखिए, whether to accept और लीगलाइज MT, जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को एक्सेप्ट करना या लीगलाइज करना is being debated upon in many countries. मेडिकल टर्मिनेशन होनी चाहिए प्रेगनेंसीज की या इंड्यूस्ड अबॉर्शन होना चाहिए, ये बहुत सारे कंट्रीज में एक डिबेट का इशू है। क्यों, किस लिए ये एक डिबेट का इशू है? ड्यू टू इमोशनल रीजंस, ड्यू टू एथिकल रीजंस एंड ड्यू टू सोशल रीजंस इन्वॉल्व इन इट। ठीक है, हमने बात की थी एक आपसे कि सेक्स डिटर्मिनेशन ऑफ चाइल्ड, एम्ब्रियोसेंटेसिस मैंने डिस्कस किया था कि एम्ब्रियोसेंटेसिस में क्या होता है, जो सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है चाइल्ड की, जो कि अगर डॉटर हो
तो इंड्यूस्ड अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो इसका मतलब ये कि बहुत सारे सोशल इश्यूज, बहुत सारे इमोशनल इश्यूज, बहुत सारे एथिक्स जो है इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है या जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है, ये एक क्या है, डिबेट का इशू है इन मैनी कंट्रीज। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड एमटीपी इन 1971। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया की जो गवर्नमेंट है उसने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज कर दिया। कब लीगलाइज किया? 1971 में, विद सम स्ट्रिक्ट कंडीशंस टू अवॉइड इट्स मिसयूज। इंडिया में 1971 में ये जो इंड्यूस्ड अबॉर्शन है या मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी है, इसको लीगलाइज्ड कर दिया गया। लीगलाइज्ड कर दिया गया, किस लिए लीगलाइज किया? टू अवॉइड इट्स मिसयूज। क्योंकि हमारे कंट्री में एक बहुत बड़ा मिथ है कि अगर पता लग जाए, सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाए कि डॉटर होनी है, बेटी होनी है, तो क्या किया जाता है? अबॉर्शन करवा दिया जाता है। तो इसका मिसयूज ना हो, इसलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को लीगलाइज कर दिया। Such restrictions are all important to check indiscriminate and illegal female feticides which are reported to be high in India। तो इस तरह के जो restrictions हैं ये ज़्यादा important किस लिए हैं? To check the indiscriminate and illegal female feticide। जो female feticide है, जो कन्या का, जो डॉटर बेबी का वोम में ही उसको ख़त्म कर दो। फीमेल फेटिसाइड जो है उसको क्या, ये बहुत यूज़ है, इम्पॉर्टेंट है टू चेक द, कि ये तो नहीं हो रहा कि इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ हो रहा है या फीमेल फेटिसाइड हो रहा है। तो इसके लिए एमटीपी जो है कुछ रिस्ट्रिक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगाई जब उन्होंने लीगलाइज किया मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को, तो क्या किस चीज़ को चेक किया गया? फीमेल फेटिसाइड को चेक करने के लिए कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। क्वेश्चन अराइज होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी क्यों चाहिए? व्हाई एमटीपीज? व्हाई एमटीपीज? ऑब्वियसली मेडिकली टर्मिनेशन क्यों चाहिए प्रेगनेंसी की? क्यों अवॉइड अबॉर्शन करवाना है? टू गेट रिड ऑफ अनवांटेड प्रेगनेंसीज, ताकि जो अनवांटेड प्रेगनेंसीज हैं उनको अवॉइड किया जाए। वो अनवांटेड प्रेगनेंसीज कैसे आई? ड्यू टू कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स। जो अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स कई बार हो जाता है, उससे प्रोटेक्शन, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए, तो जो देखिए अगर आपका कैजुअल अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स हो जाता है, अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स से क्या होगा? एक अनवांटेड प्रेगनेंसी आ गई, उससे गेट रिड, उससे बचने के लिए तो एमटीपी इंपॉर्टेंट है। और फेलियर ऑफ द कॉन्ट्रासेप्टिव यूज ड्यूरिंग द कोइटस और रेप्स, या फिर जब जो कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज है वो फेल हो जाए, कॉन्ट्रासेप्टिव्स का यूज है वो फेल हो जाए ड्यूरिंग द कोइटस के टाइम पे या ड्यूरिंग द रेप केसेस। MTPs are essential in certain cases where continuation of the pregnancy could be harmful or even fatal either to the mother। MTPs किस cases में important हैं? They are also essential in cases where continuation of the pregnancy can be harmful। कई मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी उस केस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है जब हम नहीं चाहते कि ये प्रेगनेंसी को कंटिन्यू किया जाए, ड्यू टू बिकॉज दैट कैन बी हार्मफुल फॉर द मदर। अगर वो प्रेगनेंसी कंटिन्यू की जाती है तो वो मदर के लिए बहुत हार्मफुल है, तो उस केसेस में क्या किया जाता है? मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसीज का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और इवन फेटल आइदर टू द मदर और टू द फीटस और बोथ, या फिर वो हार्मफुल है किसके लिए? मदर के लिए हार्मफुल है, या फीटस के लिए जो डेवलपिंग बेबी है उसके लिए हार्मफुल है, या फिर दोनों के लिए हार्मफुल है। ठीक है जी।
MTPs are considered relatively safe during the first trimester. देखिए अब क्वेश्चन उठता है, हमने कहा कि MTPs बहुत इंपॉर्टेंट है। अब ये है कि MTPs जो हैं दे आर कंसिडर्ड सेफ। कब सेफ अबॉर्शन करवाना? ड्यूरिंग द फर्स्ट ट्राइमेस्टर अप टू 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। 12 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में तक अगर आप अबॉर्शन करवा लेते हैं तो वो सेफ है। सेकेंड ट्राइमेस्टर अबॉर्शंस आर मच मोर रिस्कियर। अगर सेकेंड ट्राइमेस्टर आ गया तो उस टाइम पे जो अबॉर्शन है वो बहुत रिस्की है। वन डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व्ड इज दैट a majority of MTPs are performed illegally by the unqualified quacks which are not only unsafe. देखिए एक डिस्टर्बेंस, जो डिस्टर्बिंग ट्रेंड ऑब्जर्व किया गया वो ये है कि अब जो MTPs हैं या अबॉर्शन है वो मेडिकली सेफ नहीं है। दे आर बिकॉज वाई दे आर नॉट मेडिकली सेफ? बिकॉज दे आर डन बाय द अनक्वालिफाइड क्वैक्स। ठीक है, जो क्वालिफाइड नहीं है वो अबॉर्शन कर रहे हैं तो दे आर नॉट सेफ, राइट। Another dangerous trend is the misuse of amniocentesis to determine the sex of unborn child. दूसरा डेंजरस ट्रेंड कौन सा है? सेकेंड डेंजरस ट्रेंड इज द मिसयूज ऑफ एमनियोसेंटेसिस। जो मिसयूज हो रहा है एमनियोसेंटेसिस का, किस लिए मिसयूज हो रहा है? टू डिटरमिन द सेक्स ऑफ अनबॉर्न चाइल्ड। जो बच्चा अभी पैदा ही नहीं हुआ उसकी सेक्स डिटर्मिनेशन हो रही है। Frequently, if the fetus is found to be female, it is followed by MTP. This is totally against what is legal. देखिए MTP, जब हम MTP का यूज़ करते हैं, मतलब हम एमनियोसेंटेसिस से सेक्स डिटर्मिनेशन हो जाती है, तो अगर हम तब अबॉर्शन करवा लें फीमेल तो ये एक मिस यूज़ है। MTP इज लीगलाइज्ड, इंडिया ने लीगलाइज कर दिया 1971 में, पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा दी ताकि इसका मिसयूज ना हो सके। सच प्रैक्टिसेस शुड बी अवॉइडेड बिकॉज दीज आर डेंजरस बोथ फॉर द यंग मदर एंड फीटस। तो ये जो प्रैक्टिसेस हैं ये अवॉइड करने, दे शुड बी अवॉइडेड। ये जो अबॉर्शन करवाना, ये MTP, ये अवॉइड करना चाहिए बिकॉज दे आर डेंजरस both for the fetus as well as for the mother. Effective counseling on the need to avoid unprotected sex, unprotected coitus and the risk factor involved in illegal abortion as well as providing more health care facilities. देखिए, effective counseling on the need to avoid अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस। एक हम जब भी हम गायनाकोलॉजिस्ट के पास मेल और फीमेल पार्टनर जाते हैं तो वो वहाँ पे इफेक्टिव काउंसलिंग शुड बी डन। इफेक्टिव काउंसलिंग इज नीडेड। किस लिए नीडेड है? अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस के टाइम पे अब बताया जाता है कि ये जो क्वाइटस है ये किस तरह से प्रोटेक्टेड उसमें कंडीशंस में होना चाहिए। तो एक इफेक्टिव काउंसलिंग की ज़रूरत है on the need to avoid unprotected coitus and risk, कौन से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व्ड हैं इस अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस में? जो अनप्रोटेक्टेड क्वाइटस है उसमें कौन से रिस्क फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं, क्या रिस्क हो जाएगा, ठीक है। और थर्ड क्या है फैक्टर? टू प्रोवाइड मोर हेल्थ फैसिलिटीज। मोर हेल्थ फैसिलिटीज जो हैं किस तरह प्रोवाइड की जा सकते हैं? दैट कैन रिवर्स द अनहेल्दी ट्रेंड। ये जो अनहेल्दी ट्रेंड चल पड़ा है, ठीक है, उसको ये रिवर्स कर सकता है। तो इफेक्टिव काउंसलिंग जो है वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी की बात हो गई। अब हम डिस्कस करते हैं सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस को, जिनको STDs भी कहते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस, इनको STDs भी कहते हैं। डिजीजेस और इन्फेक्शंस विच आर ट्रांसमिटेड थ्रू सेक्सुअल इंटरकोर्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस।
जो डिजीजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होती हैं उन्हें सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं। इनको वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं या रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। याद रखना पड़ेगा कि जो डिजीजेस सेक्सुअल इंटरकोर्स से स्प्रेड होती हैं उनको सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस कहते हैं, उन्हें वेनरल डिजीजेस भी कहते हैं और उन्हें क्या कहते हैं, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस भी कहते हैं। गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लैमिडियासिस, genital warts, trichomoniasis, hepatitis B are the most discussed infections in the recent years. HIV leading to AIDS are some of the common STDs. ये सब याद रखना पड़ेगा कि गोनोरिया, सिफिलिस, जेनिटल हर्प्स, क्लैमिडियम, जेनिटल वॉर्ट्स, trichomoniasis, hepatitis B, and of course the HIV which causes AIDS are the most important sexual transmitted diseases in these years. Common diseases जो हैं, among these HIV infection is most dangerous. इन सब sexually transmitted diseases में, venereal diseases में जो AIDS है वो सबसे ज़्यादा common है। Some of these infections like hepatitis B and HIV can देखिए मैंने कहा कि सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हैं। ये कैसे ट्रांसमिट होंगी? ड्यूरिंग द सेक्सुअल इंटरकोर्स। सेक्सुअल इंटरकोर्स से ये होंगी, स्प्रेड होंगी। लेकिन कुछ इन्फेक्शंस जैसे हेपेटाइटिस बी हो गया, HIV हो गया, ये कैसे ट्रांसमिट हो सकते हैं? बाय द शेयरिंग ऑफ सर्जिकल नीडल्स। अगर सर्जिकल नीडल्स को शेयर कर लिया, इंजेक्शन नीडल्स को शेयर कर लिया, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स को शेयर कर लिया, तो विद इन्फेक्टेड पर्सन या ट्रांसफ्यूजन हो गया ब्लड का, HIV पॉजिटिव पर्सन का ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया। कहाँ से? फ्रॉम द इन्फेक्टेड मदर टू द फीटस। अगर मदर HIV पॉजिटिव है और उसका ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया फीटस में, या तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, जो एड्स है वो जो है उसकी अक्रेंस जो है वो बहुत कॉमन हो जाती है। तो कुछ डिजीज़ हैं जैसे हेपेटाइटिस बी या HIV है कॉजिंग एड्स, तो ये कोई डिजीज़ हैं जो कैसे स्प्रेड होती हैं? ये स्प्रेड होती हैं बाय द शेयरिंग ऑफ इंजेक्शन नीडल्स। ये इंजेक्शन नीडल्स शेयर होगी, ब्लड ट्रांसफ्यूजन हो गया इन्फेक्टेड मदर से फीटस को, या फिर सर्जिकल जो आपके इंस्ट्रूमेंट्स हैं उनकी शेयरिंग होगी। एक्सेप्ट फॉर हेपेटाइटिस बी, जेनिटल हर्प्स एंड HIV इन्फेक्शंस एंड अदर डिजीजेज आर कम्प्लीटली क्योरेबल। देखिए हेपेटाइटिस बी और जेनिटल हर्प्स और HIV इन्फेक्शंस या फिर जो कुछ दूसरे डिजीजेस की हमने बात की है, ये सब कम्प्लीटली क्योरेबल है इफ़ दे आर डायग्नोस्ड एट द अर्ली स्टेज। अगर अर्ली स्टेज में डायग्नोसिस हो गया तो ये कम्प्लीटली क्योरेबल है। अर्ली सिम्टम्स ऑफ मोस्ट ऑफ दीज आर माइनर। अब कैसे पता लगता है कि ये एसटीडीज हो गई हैं? कुछ सिम्टम्स अपीयर होते हैं जैसे माइनर एंड इचिंग होगी, फ्लूइड डिस्चार्ज हो गया, स्लाइट पेन होगी, स्वेलिंग होगी इन द जेनिटल रीजन। इन्फेक्टेड फीमेल्स, जो इन्फेक्टेड फीमेल्स हैं, दे मे बी एसिम्टोमेटिक एंड हेंस दे मे रिमेन अनडिटेक्टेड फॉर लॉन्ग। तो इन्फेक्टेड फीमेल्स जो हैं उनमें सिम्टम्स नहीं कई बार अपीयर होते, तो वो काफ़ी देर तक डिटेक्ट होते हैं। अगर ये जैसे मैंने कहा कि सिम्टम्स जो अपीयर नहीं होते, एब्सेंस होती है या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स या बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट सिम्टम्स ना आए कि जो हमें बताएं कि डिजीज़ हो गई है, इन द अर्ली स्टेजेस ऑफ इन्फेक्शन एंड द सोशल स्टिग्मा अटैच्ड टू द स्टडीज deter the infected person from going for timely detection and poorly treatment। क्या मतलब है? सेंस है या लेस सिग्निफिकेंट सिम्टम्स जो अपीयर होते हैं वो क्या करते हैं, जो सफरर है उसको रोकते हैं। किस लिए? कि वो अर्ली डिटेक्शन ना, किस लिए? कि वो टाइमली
डिटेक्शन ना करवा पाए या टाइमली उस चीज़ का ट्रीटमेंट नहीं ले पाता। क्यों? क्योंकि कई बार एब्सेंस होती है सिग्निफिकेंट सिम्टम्स की। ठीक है, कई बार तो होता है ना, बहुत सिग्निफिकेंट सिम्टम्स अपीयर हो जाते हैं, तब हम कहते हैं कि डिजीज़ जो है ये डिजीज़ है, और अगर उसको अर्ली स्टेज पर डायग्नोज कर लिया जाए तो वो प्रिवेंट हो सकती है। दिस कुड बी लीड टू कॉम्प्लिकेशंस लेटर, तो कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है क्योंकि पता ही नहीं लगा कि डिजीज़ है। तो क्या होते हैं, पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेज होती हैं, एबॉर्शन हो जाते हैं, स्टिल बर्थ्स हो जाती हैं, इनफर्टिलिटी हो जाती है, और यहाँ फिर क्या होती है, एक्टोपिक प्रेगनेंसीज हो जाती हैं, और इवन कैंसर हो जाता है रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट का। तो ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज हैं, दे शुड बी डायग्नोस्ड एट द अर्ली स्टेज। पर अगर ना पता लगे, कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम ना अपीयर हो, तो क्या होता है, इवन दे आर मेजर थ्रेट टू ए हेल्दी सोसाइटी। तो ये जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेज है, दे आर मेजर थ्रेट, एक डर है बहुत बड़ा, मेजर थ्रेट है टू ए रिप्रोडक्टिव हेल्दी सोसाइटी। Therefore, prevention or early detection and cure of these diseases are given prime consideration under the reproductive health and child care program। जो मैंने आपसे रिप्रोडक्टिव हेल्थ एंड चाइल्ड केयर प्रोग्राम डिस्कस किया था, उसमें क्या है, प्रिवेंशन हो, यहाँ तो रोक दिया जाए। कैसे रोकेंगे? अर्ली डिटेक्शन ऑफ द सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीजेस आर वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब इनको बड़े इंपॉर्टेंट रखा गया है अंडर द रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम में। ठीक है जी। Though all persons are vulnerable to these infections, their incidences are reported to be very high among persons। देखिए, मैंने कहा कि सभी पर्सन्स, किसी को भी सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज हो सकती है, तो ज़्यादा किस एज ग्रुप में रिपोर्ट की गई है, 15 to 24 ईयर्स में, एज ग्रुप विच यू आल्सो बिलोंग। तो जिस 15 to 24 एज ग्रुप में ये ज़्यादा रिपोर्ट की गई है। देयर इज़ नो रीज़न टू पैनिक, घबराने वाली बात नहीं है, बिकॉज प्रिवेंशन इज़ पॉसिबल, क्योंकि प्रिवेंशन पॉसिबल है। वन कुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस, तो अगर एक मतलब वन शुड बी फ्री ऑफ दीज इन्फेक्शंस, इन इन्फेक्शंस से हम फ्री हो सकते हैं बाय फॉलोइंग द फॉलोइंग प्रिंसिपल। क्या है प्रिंसिपल? किस तरह से इन्फेक्शन से प्रिवेंट कर सकते हैं? अवॉइड सेक्स विद अननोन पार्टनर और द मल्टीपल पार्टनर, सेक्स को अवॉइड करो विद द मल्टीपल पार्टनर। ये अगर मल्टीपल पार्टनर्स के साथ सेक्स कर लिया जाए, या फिर अननोन पार्टनर जिसके बारे में आपको नहीं पता कि वो हेल्दी है या नहीं है, वो HIV पॉजिटिव है या नहीं है, या उसको कोई और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज है या नहीं, उसको अवॉइड करो। अवॉइड सेक्स विद द अननोन पार्टनर और विद द मल्टीपल पार्टनर। ऑलवेज यूज कॉन्डम्स ड्यूरिंग द कॉइटस, कॉइटस के टाइम पे हमेशा कॉन्डम्स का यूज करना चाहिए। इन केस ऑफ डाउट, वन शुड गो टू ए क्वालिफाइड डॉक्टर फॉर अर्ली डिटेक्शन एंड गेट कंप्लीट ट्रीटमेंट इफ डायग्नोस्ड विद डिजीज। थर्ड प्रिंसिपल क्या है कि वन शुड गो टू ए डॉक्टर, एक क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अगर आपको कोई सिग्निफिकेंट सिम्टम अपीयर होता है कि मेरे को कोई सिम्टम अपीयर होगा है, तो उसके लिए कहाँ जाना चाहिए? किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के पास जाना चाहिए। So in this we discussed about the medical termination of pregnancies and about the sexually transmitted diseases. These are all the NCERT statements. इन सबको समझो, इनको लर्न करना है, नोट्स बनाओ, और अगर और कोई प्रॉब्लम आती है तो हम अपनी लाइव क्लासेस में देखेंगे। थैंक यू।